फाइनली मैं आपकी खुद की आवाज़ सुन रही हूँ तो अब मुझे समझ में आया कि आप कैसे साउंड करते हैं। हाँ मतलब लोगों को अभी सिर्फ समय से ही जानते। मैं जब भी लाइव आता हूँ तो लोग बोलने लगते हैं कि समय की आवाज़, इसकी आवाज़ निकालो, उसकी आवाज़ निकालो। आपने जब भी शुरुआत में बोला था कि इंस्टाग्राम पे आपके 1500 फॉलोअर्स थे एंड आपकी रील्स मिलियन प्लस व्यूज आ रहे हैं। आप जो नेशनल क्रश, जो सेंसेशनल, आपने एकदम सही टाइम पे पकड़ा। आपको ये समय रैना की जो आवाज़ है ये कब समझ आई कि आप ये निकाल सकते हो, और ये चीज़ इंस्टाग्राम पे कब ब्लो अप हुई? एक्चुअली मैं तो देखिए मिमिक्री तो मैं बहुत पहले से कर रहा था, धीरे धीरे इम्प्रूव हो गई। और जब रेडियो जॉकी बना तो दिन भर वॉइस ओवर करता था मिमिक्री। कभी चंडीगढ़ से आ रहा है, अरे हमको संजय दत्त चाहिए। कभी गुजरात से आ रहा है, अरे हमको सलमान खान चाहिए। कभी चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, कानपुर, मुंबई, जितने भी मिर्ची के जो जितने भी स्टेशंस हैं वहाँ से फ़ोन आने लगा। तो जैसे अभी आपने मिमिक्री की, बट वो पहुंचा, वो ब्लो आउट कैसे हुआ जो समय का हुआ था? और आपकी मैंने कुछ स्टोरीज भी देखी थी, आप मिले भी थे, तो वो पूरा एक्सपीरियंस बताइए। मैं थकेश भाई के यहाँ पहुंचा। अब मैंने लेकिन कंसेप्ट देख लिया। मैंने देखा कि कैसे शो बनाते हैं, पॉडकास्ट टाइप कुछ करता हूँ जिसपे मैं, और एक फ़ायदा ये हो गया था कि लोग ना मैं जब इतने पूरे शो में वो इतनी सारी मिमिक्री किया, लोगों को समय में रहना बहुत पसंद आ रहा है। मैंने एक चीज़ नोटिस की, सब लोग कमेंट कर रहे हैं समय रहना वॉज ऑन पॉइंट, समय रहना वॉज ऑन पॉइंट। तो मैंने बोला क्या कर सकते हूँ मैं समय के साथ। 1 मिनट में आप कितनी आवाजें निकाल सकते हो? नाम लो जल्दी जल्दी। अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, सुनील शेट्टी, सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान। हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ 4 PM न्यूज़, और मैं हूँ आपकी होस्ट हर्षिता। हर एपिसोड में मैं लेकर आती हूँ नए सेलिब्रिटीज़, लेकिन एक पॉडकास्टर होते हुए आज मेरे पास भी एक होस्ट है जो होस्ट करते हैं एक शो इंस्टाग्राम पे जिसका नाम है समय समय की बात है। एंड इनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है और बाकी चीज़ें मैं कुछ नहीं बोलूँगी, उनकी जुबानी उनकी जर्नी सुनते हैं। सो वेलकमिंग ऑन द शो आरजे धीरज। हाय आरजे धीरज, वेलकम टू द। हाय, कैसे हो आप? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। फाइनली मैं आपकी खुद की आवाज़ सुन रही हूँ तो अब मुझे समझ में आया कि आप कैसे साउंड करते हैं। हाँ मतलब लोगों को अभी सिर्फ समय से ही जानते। मैं जब भी लाइव आता हूँ तो लोग बोलने लगते हैं कि समय की आवाज़, इसकी आवाज़ निकालो, उसकी आवाज़ निकालो। राइट। सो फाइनली अब हो रहा है कि अब ये इसके बाद पता चलेगा कि मेरी आवाज़ कैसी है। वैसे तो रेडियो में जब था तब तो जो मुझे पहले से जानते हैं पर्सनली तो उनको तो पता है, बट अभी जो मेन और मेजर ऑडियंस जो अभी जो जुड़े हैं उन लोगों को अभी पता चलेगा। सो थैंक यू सो मच। सो आप वैसे नागपुर से हो और वो बोलता है कि मुंबई इज़ द सिटी ऑफ ड्रीम्स। सो नागपुर से मुंबई कैसे आना हुआ, कैसा रहा आपका अभी तक का एक्सपीरियंस? सो अभी तक मतलब बहुत ही कम समय है बताने के लिए, लेकिन इट्स बिन 6 months। मैं पहले, जैसे मैं बताया कि मैं रेडियो मिर्ची में था, तो मैं नागपुर में इवनिंग शो करता था 5 to 9। फिर मतलब 2022 से लेकर तो 2025 जनवरी तक मैंने किया, 2 साल 7 महीना। उसके बाद मैंने सोचा कि यार नहीं, अब कुछ मतलब बड़ा करना चाहिए। मतलब इससे और जो मैं चाहता था वो मैं नहीं कर पा रहा था, टू बी ऑनेस्ट। तो मैंने बोला कि एक बड़ा स्टेप लेना ही पड़ेगा। सो क्या था कि फॉलोअर्स कम थे थोड़े, मतलब 1500 फॉलोअर्स थे। सो क्या होता है कि आजकल ज़माना फॉलोअर्स का है, तो मुझे बोला गया कि थोड़ा आप और 1-2 साल रहो। तो मैंने सोचा नहीं यार, अभी टाइम मेरा, मैं ना यहाँ पे मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ जो मुझे चाहिए। और मैं मतलब कहीं ना कहीं वो इंस्टिंक्ट फील हो रही थी। तो मैं बोला नहीं, एक बड़ा स्टेप। तो बहुत लोगों, मेरे घर वाले बोल रहे थे अरे पागल है, वहाँ जाएगा ना, नौकरी है ना कुछ है। तो एक चीज़ थी कि मैं वॉइस ओवर्स करता था, मैं मिमिक्री कर लेता था, और मैं नेशनल वॉइस ओवर्स करता था, और कुछ 1-2 एड्स में भी काम कर चुका था। तो मेरे को एक कॉन्फिडेंस था कि नहीं, मैं कर लूँगा। एटलीस्ट कुछ नहीं हुआ तो मिमिक्री या फिर वॉइस ओवर जो कमर्शियल्स जो होते हैं उनके दम पे एटलीस्ट मेरा जो खर्चा पानी है मुंबई का वो तो निकल ही जाएगा। राइट।
तो उसमें मैंने एक बड़ा स्टेप लेकर मैं मार्च में, मतलब मेरा 1 महीने का नोटिस पीरियड था, जनवरी में मैंने छोड़ा। 1 महीना मैंने टाइम दिया खुद को कि थोड़ा क्या करना है, कैसे, ऐसे नहीं कि पहुंच यहाँ आ गया हूँ मैं खिलाड़ी बन के अब झंडा गाड़। तो मैंने पूरी रिसर्च किया क्या करना है, व्हाट इज़ द प्रोसेस। फिर वहाँ से मैंने फिर घर ढूंढा। फिर घर में अंधेरी पे ही पता था, तो अंधेरी में रहा। फिर वहाँ से धीरे धीरे जर्नी स्टार्ट हुई। तो मैंने फिर धीरे धीरे, पहला मेरे को 15-16वें दिन मुझे काम मिला है। चलो मिल तो गया। आते हैं तो लोग 3-3 2-2 साल सिर्फ यहाँ पे कोर्सेज करते हैं, उसका कोई हिसाब किताब नहीं। ये मैंने एक चीज़ देखी, क्योंकि मेरे जैसे जब मैंने स्टार्टिंग में मैं तो वॉइसिंग को मैं एक एज अ वो कहीं कितना भी आगे इससे चले जाऊं, लेकिन जो रूट जिसको बोलते हैं ना, जहाँ से आप निकले होते हो, तो वो वॉइसिंग मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की है। क्योंकि अगर वो नहीं होता तो मैं शायद आज यहाँ पे नहीं बैठा होता। जो माइक, जो लोग पॉडकास्ट पे जो माइक देखते हैं, तो मैं बना बना के सैम्पल्स भेजता रहता था। मतलब जब अगर मुझे काम नहीं है तो मैं ऐसे खाली नहीं बैठता था। और यहाँ पे मैंने देखा है कि अगर आप थोड़ा सा भटके तो आपके साथ आप कुछ नहीं कर पाओगे यहाँ पे। लेकिन अगर आप जिस दिन मैंने कुछ तो भी ऐसे मतलब निकला हूँ ना कि चल कुछ करते हैं, ये सही में यहाँ पे कुछ तो भी नया होता है। मैंने एक चीज़ फील की है। मैं सोचता हूँ नहीं चलो यहाँ निकल, कोई मिल जाता है, कोई बंदा मिल जाता है, फिर वो आपको कुछ ऐसी चीज़ बता देता है, अरे वहाँ पे हो रहा है, कपिल शर्मा हो रहा है, वो फिल्म सिटी गए हो तुम, ये ऐसी ऐसी चीज़ें। मैंने तो ये शहर बहुत ही जादुई है। जिसको कुछ करना है हाथ पैर मारते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो, बैठे मत रहो। अगर आप बैठोगे तो घर चले जाओ, नहीं तो ये है। तो मैंने हाथ पैर मारा 10 दिन तक। तो मेरे को लगा मैंने बहुत बड़ी गलती कर दिया। मैं लोगों को फ़ोन कर रहा हूँ, मैं सैम्पल्स बना एकदम टॉप क्वालिटी के, मतलब लग रहा है कि सब लोग बोल भी रहे हैं अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन शुरू में आप जब जाओगे तो यहाँ पे लोग बोलते हैं कि ठीक है बताता हूँ आपको, कुछ रहेगा तो बताता हूँ, लेकिन आपको फॉलोअप करना पड़ता है, पीछे पढ़ो पीछे पढ़ो। बहुत कम जगह है, इतना कंपटीशन, स्पेशली वॉइसिंग में। जो लोग वॉइस और आर्टिस्ट बनना चाहते हैं उनसे मैं बोलता हूँ कि आप अगर आना चाहते हो, मैं अभी जस्ट, मैं एक अपने आप को वॉइस आर्टिस्ट जो मानता हूँ, मैं अभी इस इंडस्ट्री में आया हूँ। मैं पहले रेडियो में नागपुर में रिमोटली करता था। बट जो अब प्रोफेशनल जो काम होता है, जो एड्स में काम होता है, जो डबिंग होती है नेटफ्लिक्स में, जो अपन सुनते हैं हिंदी टू इंग्लिश टू हिंदी या तमिल तेलुगु की जो होती है, उन लोगों को मैं बोलता पहले से ही जो 20 साल से आप जो लोग आर्टिस्ट बने हुए हैं, जो 20 साल से कर रहे हैं, आपका कंपटीशन उनके साथ है। राइट। क्योंकि आपको अगर वहाँ जगह बनानी है तो आपको उनसे बेहतर या फिर उनके जितना अच्छा करना पड़ेगा। क्योंकि जितने भी डायरेक्टर्स होते हैं वो बोलते हैं भाई अभी जो नया आएगा वो जो काम आधे घंटे का है वो 1.5 घंटा लगाएगा, तो क्यों 1.5 घंटे देगा अपने, उसके पास वो, उसको भी तो घर जाना है, उसको भी तो बीवी बच्चे हैं उसके। तो बोलते हैं जो भी लोग टाइम लगाते हैं हम उसको लेते हैं। तो वो वॉइसिंग का ये चीज़ सीखी मैंने कि जल्दी जल्दी करके, तो फिर वहाँ से धीरे धीरे स्टार्ट हुआ। और फिर एक रील मैंने एक ऐड किया मैंने सफोला हनी का, पंकज त्रिपाठी, वो मेरा, मैं उस पे आती हूँ, वो थोड़ी देर के बाद आती हूँ सारे वॉइसेस पे। सबसे पहले तो जब ही आप बॉम्बे आए तो एक होता है कि लोगों को ना मतलब टैलेंट बहुत होता है, बट बॉम्बे की हवा कहीं ना कहीं ये बोल देती कि यार ऑफ स्क्रीन तो इतना फेम नहीं मिलता है जितना ऑन स्क्रीन मिलता है। तो क्या एक ऑन स्क्रीन भी आप कुछ ट्राई करना चाहते हो? हाँ, ऑफ कोर्स मैं तो एक्टर ही बनना चाहता हूँ, इसीलिए तो मैंने मिमिक्री सीखा। मैं मिमिक्री आर्टिस्ट थोड़ी मेरा सपना है बनने का, वो तो मैंने एक्सप्लोर कर लिया। मैं जब मैं 16 साल का था तो एक्चुअली मेरे पापा आए, पापा बोले कि देख तूने, मतलब 10वीं की मेरी प्रीलिम्स चालू थी, तो बोले देख आज मेरा एक किसी से परिचय हुआ है। मेरे पापा ऐसे बोलते, देख तू अगर पढ़ाई बराबर किया तो मैं तेरा एक हमारे साथ एक किसी का परिचय हुआ है, तो अगर तू 90% लाया तो तेरा मैं जो अवार्ड शो में जो डांस जो होता है ना, जो सेलिब्रिटी के पीछे जो डांस, वो जो डांस करते तो उसका एक अकेडमी है, तो वो 90% वाले को ही वो सिलेक्ट करता है। तो तू अगर किया तो फिर मैं तेरा उसमें एडमिशन, उसमें थोड़ी फीस ज़्यादा लगती है, 1-2 लाख लगता है, लेकिन चल हो गया मैं करवा दूंगा, ऐसा पापा बोले। तो मैं बोला है, तो मेरे सपने जागने लग गए। तो मैं बोला मैं डांस भी बहुत अच्छा करता हूँ। तो पहले मैं सिर्फ डांस ही करता था, फिर मैं की कोई वीडियो नहीं देखी है डांस अभी मैं ये मेरे प्रोफेशन में आ गया, लेकिन कुछ आप देखोगे
तो मैं डांस बहुत अच्छा करता हूँ। पहले मैं सिर्फ डांस ही करता था, फिर मैंने उनको, हाँ, लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत बहुत लो थी। तो मैंने बोला यार लोग देखेंगे, लोग बोलेंगे यार ये कौन है, क्या है, तो मैंने उसको डिलीट कर दिया। तो अभी मैं जब डालूंगा तो अच्छे तरीके से डालूंगा। हाँ, तो डांस भी मैं बड़ी, मतलब जितना अच्छी मेरी मिमिक्री है, डांस उससे कम नहीं है। मैं उतना ही, मतलब उतना ही अच्छा मैं डांस भी करता हूँ। सो मेरा फर्स्ट टैलेंट डांस ही है। लेकिन प्रोफेशनली मैंने फिर रेडियो में जैसे आ गया, फिर मिमिक्री करने लग गया, वॉइस ओवर्स करने लग गया, तो मैंने इसको एक थोड़ा रास्ता वैसे हाँ, तो मैं इसको थोड़ा ज़्यादा सीरियसली लेने लग गया, क्योंकि इसमें पैसे पैसे मिलते हैं, कमाने लग गया, मेरा अर्निंग सोर्स यही है। सो इसलिए मैंने डांस को थोड़ा सा अभी रोक दिया है। तो यही है। फिर ऑन स्क्रीन आप बोल रहे थे ना, ऑन स्क्रीन मैं एक्टर ही बनना चाहता हूँ। और अभी धीरे धीरे मैं मिमिक्री, मेरे को वो एक्टर जब बनना था, तो मैंने सोचा कि यार एक्टर बनते हैं। डांस तो ऋतिक रोशन भी करता है, मैं एक्टर बनूंगा तो डांस भी दिखेगा और एक्टिंग भी करेगा। अपने आप को एक तरह से, किस तरह से आप प्रेजेंट करते हो ना, ये भी बहुत मैटर करता है। तो तभी आपको लोग समझ पाते हैं कि आप कैसे, आपका थॉट प्रोसेस कैसा। तो मैंने सोचा कि एक्टर बनते हैं। तो अब एक्टर कैसे बने ये तो मुझे पता नहीं था, एक्टिंग का ये नहीं आता था। तो मैंने देखा कि कोई 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 सेलिब्रिटीज़ थे, नाना पाटेकर का एक मैंने सीन उठाया, बेस्ट डायलॉग्स ऑफ बॉलीवुड एक्टर्स, ये मैंने यूट्यूब पे। तो ये मजदूर कहाँ थे कातिया, लोहे को पिघलाकर उसका आकार बदल देता है, ये मैंने कॉपी करने की कोशिश किया। फिर अच्छा है, फिर सलमान खान हुआ, फिर मैं ऑगी बहुत देखता था, ऑगी एंड द कॉकरोचेस, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। वो बहुत बढ़िया लगता था मुझे। वो जैक, ओए मोना तू टेंशन मत ले भैया, नहीं भैया। वहाँ से फिर करते करते मेरे को समझ में आया कि ये मिमिक्री है, दिस इज़ नॉट एन एक्टिंग। फिर मैं जब आया हूँ तब मेरे को वॉइस ओवर से भी काफ़ी कुछ एक्टिंग का सेंस हुआ, क्योंकि वॉइस ओवर में मैं मिमिक्री थोड़ी कर रहा हूँ। ऑडियो सीरीज होती हैं, जैसे कुकू एफएम है, तो उसमें मैंने बहुत सारी ऑडियो सीरीज, ऑडियो ड्रामा, मतलब सिर्फ ऑडियो के थ्रू कोई कहानी चल रही है जिसमें एक्टिंग भी हो रही है। भैया मैं जानता था आप ये क्या कर रहे हैं, मैं तो उससे प्यार करता हूँ, ये भी एक तरह से एक्टिंग है। तो यहाँ मैं मिमिक्री नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं बस एक कैरेक्टर पोर्ट्रे कर रहा हूँ। तो वो आइडिया हुआ। लेकिन अभी जैसे जैसे जितना आप चीज़ों को जानते हो ना, तो समझ में आता है कि अभी आपको और सीखना बाकी है। कोई भी अच्छा आर्टिस्ट जो होता है वो कभी ये नहीं बोलेगा मेरे को बहुत आता है। उसको ना अपने मन में कहीं ना कहीं लगेगा यार ये बेस्ट हुआ है क्या, ये अच्छा हुआ है क्या, कैसा लगा। हाँ, आमिर खान जैसे, ये नहीं, ये मेरा थोड़ा सा है। आमिर खान, ये बढ़िया हुआ है क्या, अरे क्या यार, अरे अर्शिता, पूरा एक ही सवाल में पूरा पॉडकास्ट निकाल दिया यार। तो ये आमिर ये है। तो एक अच्छे आर्टिस्ट की खासियत ये होती है कि आप जितना ज़्यादा आप उसको समझते हो अच्छे से, उतना ही अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। राइट। एक्टिंग मतलब जो भी परफॉर्मेंस है वो एक्सप्रेशन से नहीं होती। अब मैं मिमिक्री में यहाँ पे कोई स्क्रू थोड़ी कस रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ। जब मैं सोचता हूँ उस एक्टर के बारे में, उस किरदार के बारे में, तो वो ऑटोमेटिकली वो पोर्ट्रे होता है। तो आपने मुझे पहले बताया कि जैसे 90% आते, तो आपके पापा आपको बैक डांसर्स वाली जो इंस्टीट्यूट है वहाँ 1-2 लाख डाल के आपको भेजने वाले थे, तो क्या वो चीज़ हुई आपकी? अब देखो, अगर वो होती तो वो तो नहीं हुई, क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत ही एवरेज था। मेरे 10वीं में 68% आए थे, 12वीं में 55% आए, तो बहुत ही एवरेज था। और मेरे को मैथ्स बिल्कुल नहीं समझती थी, तो वो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन मेरे को कभी समझा ही नहीं। बट मैं ना मेरे पापा की थॉट प्रोसेस मुझे बहुत बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है आज मैं जो भी कर रहा हूँ। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो मेरे पापा हैं, मतलब मैं, कोई अगर मुझसे पूछे कि आप किसके फ़ैन हो, तो मैं अपने पापा को बहुत मानता हूँ। उनकी जो विचारधारा थी, जो लोग मेरे पापा, मैं एक पंडित बैकग्राउंड से आता हूँ, मैं द्विवेदी हूँ। सो मेरे पापा पूजा पाठ करते थे, शादियों में जाते थे। तो वो एक विचारधारा जो होती है कि मेरे पापा के जो चीज़ें, जो मुझे सबकॉन्शियसली अब समझ में ज़्यादा आता है, कि क्योंकि जो चीज़ें मेरे को पापा तब बताते थे कि देख ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। जब गलत काम करता कोई, तो हृदय सशंकित होता है।
रावण भी जब सीता का हरण करने गया था तो उसको, वो भले त्रिलोक का राजा था, त्रिलोकों पे उसने राज किया था, लेकिन जब वो उस किसी दूसरे की पत्नी का जब हरण करने जा रहा था तो उसकी भी फट रही थी, वो भी, उसको भी डर लगा था। भले उसको पता था कि मैं कर लूँगा, लेकिन वो भी डर रहा था। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, इसलिए जब भी कोई आदमी गलत करता है तो उसको पता होता है कि वो गलत कर रहा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, और कोई चीज़ कैसे करना चाहिए, क्या होता है, कोई आप किसी से जब बात करते हो तो कैसे बात करनी चाहिए, ये छोटी छोटी चीज़ें अब मेरे को समझ में आया। तब मैं सिर्फ सुन के, मैं को ऐसा नहीं कि तब मैं ऐसा सोचता था कि, बट उसकी गहराई मेरे को तब उतनी नहीं समझी। अब मैं जब चीज़ें, जब मैं मुंबई में जब मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, जब मैं लोगों से काम मांगता हूँ, तो मेरे को मेरे पापा के जो बताई हुई बातें हैं ना, वो बहुत ज़्यादा अब समझ में, यार अच्छा पापा ने अपने टाइम पे ये, इसलिए उन्होंने खुद ये ऐसा सीखा है। तब अब मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, मैं उस रास्ते पे जब जा रहा हूँ तो मेरे को पता चला, अच्छा वो इसलिए बोलते थे ये ऐसा, अच्छा इसलिए बोलते थे कि पढ़ाई लिखाई करो जिसमें भविष्य बनना है, ये क्या तुम कर रहे हो ऐसा। मतलब मेरे को अब समझ में आता है कि पढ़ाई लिखाई क्यों मैटर करती है। जब भी आप प्रोफेशनल, मुंबई में ना बहुत बहुत ये बारीकी चीज़ बता रहा हूँ, जितने भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं ना उनके लिए बहुत काम आएगा। लोगों के पास टैलेंट होता है, बट आपको अपने हिसाब से खुद को प्रेजेंट करना भी आना चाहिए। करेक्ट। आप हिंदी में अगर बात करोगे ना, ये ना कोई बोलता नहीं है, जज, अरे हिंदी में जज करते हैं, मैंने देखा है लोग। आप अगर हिंदी में बात करोगे ना तो उनके बात करने के जैसे हाउ दे आर रिस्पॉन्सिंग टू योरसेल्फ, तो वो उससे समझ में आता है कि यार ये मेरे को कैसे इम्पैक्ट, मतलब कितना भाव दे रहा है। अरे सो हाय, आई एम आरजे धीरज, आई एम अ वॉइस आर्टिस्ट and I'm looking for voice over projects. Is there any project going on? Please refer me. Can I give an audition? तो ऐसा अगर मैं बोलूँगा तो हाँ हाँ, आप अपने सैम्पल्स भेज दीजिए ना। और यही अगर मैं हिंदी में बोलूँ, हाय सर, मैं ना आरजे धीरज बात कर रहा हूँ, और मैं ना अभी काम ढूंढ रहा हूँ, और प्लीज़ अगर कुछ रहेगा तो बताइएगा। इम्पैक्ट अलग पड़ता है। अब जो आदमी इतने प्रोफेशनल लोगों के साथ काम कर रहा है, उसके दिमाग में क्या रहेगा, वो कैटेगरी बनाता है अपने दिमाग में, ये स्ट्रगलर है या ये नया बंदा आया है काम का है, इसको कम पैसे देकर मैं काम करा सकता हूँ। ये होता है ट्रिक, ये मैंने सीखा है, यही है हर जगह। एक्टिंग में भी यही होता है। जितने भी लोग ऑडिशन दे रहे हैं कैटेगरी बना के रखते हैं। कैटेगरी का, ये अच्छा एक्टर है, ये एक वन टेक में देता है, इसके पास एक्सपीरियंस है। 1 डे 2 डे वाले जो एक्टिंग करते हैं, ये बी कैटेगरी वाला है। इनका अगर बहुत कम, लो बजट है, वर्टिकल वाली सीरीज आ रही है, या फिर कभी बजट हमको कम है, या एक दो दिन के लिए चाहिए, तो ये बी कैटेगरी वाले एक्टर्स को बुलाएंगे हम कॉल करके। एक सी वाले जो कोई काम के नहीं है, अभी इन पे काम करना बहुत है, जिनकी लैंग्वेज सही नहीं है, जिनको एक्सप्रेशन पे अभी, जिन्होंने बहुत कम एक्सपीरियंस है, ऐसी कैटेगरी होती। तो ये मैंने देखा कि पापा जो बोलते थे कि पढ़ो लिखो तो आपको स्ट्रक्चर समझ में आता है कि काम कैसे होता है। राइट। ये नहीं है कि क्यों बोलते कि मेरे को कोई डिग्री नहीं चाहिए, मेरे को एक्टर बनने को डिग्री नहीं चाहिए, लेकिन डिग्री, वो डिग्री होना भी ज़रूरी है ताकि मुझे प्रोफेशनलिज्म समझे, कोई काम कैसे कर परफेक्ट किया जाता है ये भी समझ में आना चाहिए। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो लोग मेहनत कर रहे हैं और जिनको समझ में नहीं आ रहा है। मैं तुमको बहुत सटीक तरीका बता रहा हूँ, अगर ज़िंदगी में कुछ करना है तो प्रोफेशनलिज्म जानना ज़रूरी है। आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, बट हाउ यू आर प्रेजेंटिंग योरसेल्फ, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। यहाँ पे तभी आपको लोग भाव देंगे। आप किस तरह से बात करते हो, खुद को कैसे प्रेजेंट करते हो। आप चले जाएंगे, सर काम ही नहीं मिल रहा है। मेरे साथ में, मैं जब क्राउड डबिंग भी मैंने की है, क्राउड डबिंग मतलब ये होता है, कुछ कुछ लोग ना चिढ़ाते। क्राउड डबिंग मतलब जो डबिंग्स होती हैं, अभी जैसे मैंने जोरासिक वर्ल्ड आई थी अभी जो स्कारलेट जोहानसन की, उसमें मैंने क्राउड डब किया है। उसमें कहीं नहीं मेरा आवाज़ है, मतलब समझ में नहीं आएगा। अच्छा, ये कोई कैरेक्टर नहीं है। जो भीड़ होती है, भीड़ में अरे सुनो इधर आओ, कहाँ जा रहे हो, अरे 4 लोग बात कर रहे हैं, कोई भीड़ भड़के में जा रहे हो आप, तो 2 लोग बोलो अरे आज तुमने अच्छे कपड़े नहीं पहने, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, तुम हमेशा लेट करते हो। ये सब ये आपको सुनाई भी नहीं देगा। जब आप थिएटर में जाएंगे, डॉल्बी 7.1 ऑडियो में जब आप सुनेंगे तो हल्का सा आवाज़ आपको सुनाई देगा। तो उसमें जब मैं बैठता था तो दे आर लाइक 8 और 9 पीपल्स, 7-8 लोग बैठे हैं। वो लोग 1.5 साल से मेहनत कर रहे हैं।
और जितने भी लोग हैं वो बोल रहे हैं यार हमको तो काम ही नहीं मिलता है। मैं ऐसा नहीं कि मैं उनकी बुराई कर रहा हूँ या ये बोल रहा हूँ कि उनको काम नहीं आता है। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप अपनी चीज़ों को, आप अपनी गलतियों से सीख नहीं रहे हो। यू आर जस्ट, आप सामने वाले के ऊपर आस लगाए बैठे हो कि ये मुझे काम दे दे। जब तक आप दिखाओगे नहीं उसको कि मेरे को ये आता है, आगे हो जाओ, बताओ। ये मत सोचो अरे कौन क्या बोलेगा, अरे बताओ मैं क्या कर सकता हूँ, सर ये देखो मेरे को ये आता है। तो मैंने वो क्राउड डबिंग सीखी, वहाँ से मेरे को समझ में आया कि यार ये कैसे घुसना कैसे है। नहीं तो बहुत सारे लोग कैरेक्टर कर ही नहीं पाते हैं। अगर 6 महीने से ज़्यादा आपको क्राउड डबिंग हो गई है और आपको अभी तक किसी भी डायरेक्टर ने एक भी बार कोई भी छोटे कैरेक्टर के लिए भी नहीं बुलाया, आप क्राउड डबिंग ही करते रह जाओगे, मेरा एक्सपीरियंस है। क्योंकि उनको चाहिए लोग, वो आपको एज अ आर्टिस्ट नहीं, वो आपको एज अ भीड़ देख रहे हैं, एक्स्ट्राज। तो ये एक्स्ट्राज, कोई नहीं आ रहा है तो आपको थोड़ी मुंह पे थोड़ी बोलेंगे अरे तुमको कुछ नहीं आता है। वो तो बोलेंगे तो साला घर जाएगा तो कुछ कोई मार पीट ना दे, कुछ किसी के रहता ही वो साला ऐसे कैसे बोल दिया, तो इसलिए नहीं बोलेगा। लेकिन ये आपको खुद सीखना है। ये एक सही जो अच्छा आर्टिस्ट होता है उसको अपने ऊपर काम करने का उसको होना चाहिए। मेरे को अगर अभी जैसे मैंने एक शो हुआ अभी जस्ट आने वाला है, मतलब मैं उसका नाम नहीं ले सकता, बट एक शो, उसके लिए मुझे ऑडिशन में उन्होंने मेरा ऑडिशन मांगा। वी थिंक दैट योर प्रोफाइल इज़ गुड एंड हम आपको शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं, आप एक ऑडिशन बना के भेज दिए। मैंने भेजा तो वो नहीं हुआ, किसी और को सिलेक्ट कर लिया, मेरा नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं है कि मैं अब ये आ जाऊँ अरे इनको कुछ नहीं आता ये। मैंने ये देखा कि क्यों नहीं हुआ, किसी को तो कुछ तो कमी रही होगी मुझ पे, ऐसे ही कोई बेवफा नहीं होता। तो मैंने अपने ऊपर काम किया। हाँ ये ना मेरे को 4 लोगों के सामने नहीं करना चाहिए था। जब मैं ऑडिशन कर रहा था तो 4-5 लोग देख रहे हैं, कोई एक लाइन रिपीट हो जा रही है तो आदमी का ध्यान भटक जाता, सोचता है अरे साला कितना टाइम ले रहा है, ये कर रहा है। उस चक्कर में मेरा परफॉर्मेंस कम हो गया। तो मेरे को समझ में आया कि नहीं यार मैंने गड़बड़ कर दिया। तो इसलिए मैंने ये चीज़ समझी। अब दोबारा जब कोई काम होगा तो मैं ये गलती नहीं करूँगा, राइट। तभी आदमी आगे बढ़ता है। करेक्ट। आपने जब भी शुरुआत में बोला था कि इंस्टाग्राम पे आपके 1500 फॉलोअर्स थे एंड आपकी रील्स मिलियन प्लस व्यूज आ रहे हैं, आप जो नेशनल क्रश, जो सेंसेशनल, आपने एकदम सही टाइम पे पकड़ा। आपको ये समय रैना की जो आवाज़ है ये कब समझ आई कि आप ये निकाल सकते हो, और ये चीज़ इंस्टाग्राम पे कब ब्लो अप हुई? एक्चुअली मैं तो देखिए मिमिक्री तो मैं बहुत पहले से कर रहा था, धीरे धीरे इम्प्रूव हो गई। और जब रेडियो जॉकी बना तो दिन भर वॉइस ओवर करता था मिमिक्री। कभी चंडीगढ़ से आ रहा है अरे हमको संजय दत्त चाहिए, कभी गुजरात से आ रहा है अरे हमको सलमान खान चाहिए, कभी चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, कानपुर, मुंबई, जितने भी मिर्ची के जो जितने भी स्टेशंस हैं वहाँ से फ़ोन आने लग गए। तो मेरे को समझ में आया कि भाई ये तो बढ़िया चीज़ है। तो मैंने जब मिमिक्री तो मैं डालता था, बट जब मैं यहाँ आया मुंबई में तो अब मैं ना पंकज त्रिपाठी, तो मैं यहाँ पे जब मैं आया तो यहाँ पे ना आपको और एक्यूरेट होना पड़ता है। क्योंकि मिमिक्री में अभी आज की इंडस्ट्री में जो डबिंग इंडस्ट्री है सबसे नंबर 1 है निनाद कामत जी, जो कि मतलब मिमिक्री वो कपिल शर्मा शो में भी आए थे, जो थैनोस ब्रह्मांड में जो उनका डायलॉग बहुत फेमस हुआ था वो है। उसके बाद है सुमित शिंदे, उसके बाद भी और भी बहुत सारे हैं, बट अभी जितने मेरे को जितना पता है। और उसके बाद और अच्छी जो मिमिक्री करते हैं वो जय विजय सचान, जो मैं जिनको एकदम टॉप मानता, जिनसे मैंने सीखा है, जिनको देख देख कर अच्छा इन्होंने ये किया ये किया ये किया। तो अभी मेरे को समझ में आ गया कि भाई इनसे या तो इनसे बेहतर या फिर इनके जितनी मिमिक्री जब मैं करूँगा तभी मेरे को काम मिलेगा। तो वो करने के चक्कर में मैंने इतनी प्रैक्टिस किया, कम से कम मैंने 1.5 महीना सिर्फ मैं ये सैम्पल्स ही बनाता था। शाहरुख खान अरे तुम्हारा नहीं समझता है ये। एक मैंने सलमान खान का पेप्सी का बड़ा पैक सिर्फ 50 रुपए में, ये भी समझ में आता है कि कितना पास जाओगे माइक के तो वो आपको वो एसेंस फील होगा। कमाल करते हो। जब नॉर्मल मिमिक्री अरे कमाल करते हो कमाल के, ऐसा नहीं है, कमाल करते हैं सर, हवा भी देनी पड़ती है। ये सीखा कि सिर्फ मिमिक्री नहीं है, आपको वो बनना पड़ेगा। सामने वाले को पता ही नहीं चलने देना है कि डब हुआ है बीच में, इतना एक्यूरेसी चाहिए।
तो वो एक बहुत बहुत बड़ा चैलेंज था। तो वो करते करते मेरे को इतना इम्प्रूव हो गया। फिर आया पंकज त्रिपाठी का ऐड, वो मेरा हो गया सिलेक्ट। वो सिलेक्ट हुआ, उसके बाद उन्होंने जिससे सिलेक्ट हुआ था उन्होंने बोला कि मैंने ऐसे पूछ लिया कि सर ये तो इसका बजट कितना होगा क्योंकि मैं हूँ तो मैं 24 साल का ही, मेरे अंदर भी तो बचपन है, तो मैं ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो गया। तो मैंने पूछा सर अब क्या होता है कि जब काम कम होता है तो आदमी सोचता है कि एक बड़ा काम आ गया तो कितना मिल जाए, मेरा महीने का खर्चा हो जाए, लेकिन उसको थोड़ी पता है मैं इसके लिए उनको लगा कि अरे यार ये अभी अभी आया है, इसको मैं मौका दे रहा हूँ ये अभी से। तो उन्होंने बोला अरे अभी आपको आए हुए कितना टाइम हो गया। तो मैंने समझ में आया कि यार मैं चाहता तो उनको बोल सकता था, लेकिन मैंने समझदार व्यक्ति कभी भी अपने काम से जवाब देना चाहिए आपको, नहीं तो आपको घमंडी समझेंगे लोग कि अरे ये इसको मिमिक्री क्या आती है तो ये अपना ये बता रहा है, होशियारी मार रहा है मेरे सामने। तो मैंने उनको कुछ नहीं बोला, मतलब नहीं सर सॉरी अगर आपको ऐसा लगा होगा। मैंने फिर लेकिन अब मेरे को बुरा तो लग गया, हालांकि ऐसे कैसे मेरे को बोल दिए। तो मैंने इतनी मेहनत किया, शुद्ध हनी चाहिए तो सफोला हनी लीजिए, ये मैंने पूरी रात में प्रैक्टिस की है। वो जो आपको जो दिख रहा है वो पंकज त्रिपाठी, मैंने पूरी मतलब मेरे को नींद ही नहीं आ रही थी, ऐसे कैसे मुझे बोल दिया। मैंने बोला अगले दिन मैं जब जाऊंगा तो नहीं उनके मुंह से अगर वाव निकला तो फिर मैं काहे का घंटे का आर्टिस्ट घंटे का बादशाह जैसा वो डायलॉग। तो वो मैंने उसको अपनी ईगो को ना सही जगह यूज़ किया। तो वहाँ से जब हुआ तो उनको फिर सुपर यार जब ये निकला तब मेरे को मेरा सिलेक्शन होने से ज़्यादा मज़ा आया जब उस इंसान ने बोला सुपर यार, तो मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा। पर पैसे मिले? पैसे अभी मिल जाएंगे पैसे मिलते हैं बट वो डिपेंड करता है कि आपकी ब्रांड वैल्यू कितनी है। बट हाँ पैसे तो मिलते हैं, अच्छे मिलते तो हैं। आपकी ब्रांड वैल्यू बहुत हाई है, क्योंकि आई थिंक समय रैना इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट पेड अगर इंस्टाग्राम कोलैबोरेशंस की बात करें। एंड मैंने समय रैना का तो कोई मिमिक्री या वॉइस ओवर करता हुआ मैंने आई एम नॉट अवेयर आपके अलावा, तो मुझे तो वही इंक्विजिटिवनेस है कि वो वाला एक्सप्लोर कैसे हुआ। देखिए इंस्टाग्राम, मैंने एक चीज़ सीखी है, इंस्टाग्राम इज़ द ट्रेंड। करेक्ट। आप आज पूरी दुनिया, पूरे जितने भी टीनेजर्स हैं, जितने भी यंगस्टर्स हैं, वो सारे इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, यूट्यूब से भी ज़्यादा। यस। यूट्यूब में ना आपको शॉर्ट्स में ना थोड़े कचरा भी भर गया है शॉर्ट्स में। इंस्टाग्राम ना वो इंस्टाग्राम का दिमाग ज़्यादा फिल्टर है। इंस्टाग्राम आपकी बातें सुनता है, मैं अभी ये मेरा फ़ोन रखा हुआ है ना, वो बातें सुनता है आपकी। यस। और आपको वो ज़्यादा रिलेट करवा पाता है, इसलिए लोग इंस्टाग्राम ज़्यादा सुनते हैं। इंस्टाग्राम एंड फेसबुक में सबसे ज़्यादा 30 से 40 साल 45 साल सारे अंकल आज फेसबुक चलाते हैं। तो फेसबुक में भी ऑडियंस है, लेकिन मेरी जो ऑडियंस है, मैं अपनी उम्र के हिसाब से लोगों को इन्फ्लुएंस करूँगा ना। ऑफ कोर्स मेरा जैसा विचार था, मैं थोड़ी वो बाबा आलम के ज़माने के जोक सुनाऊंगा, मेरे को खुद पसंद नहीं है तो मैं क्यों डालूँ। तो मैं इंस्टाग्राम पे मैंने फोकस किया, मैं बोला ये बनाता हूँ। और मेरे को आया थगेश भाई का फ़ोन, वहाँ से मज़ा आया मेरे को। वहाँ से मैंने चीज़ें सीखी, फिगर आउट किया कि अच्छा ऐसा नहीं है कि इसके पहले मेरे को मैं कर नहीं सकता था, लेकिन कुछ चीज़ें आपको फिगर आउट करने में टाइम लगता है। जैसे वो जो 1000 बल्ब वाली कहानी है ना, कि 1000 बार जब बल्ब फूटे तो आपको जो 1001 का वाला जो बल्ब था तब समझ में आया कि 100,000 बार 1000 ऐसे तरीके जिससे बल्ब नहीं बनता है। तो मैं जब थगेश भाई उन्होंने वो ऐड देख लिया मेरा, वो शुद्ध हनी चाहिए, तो उस टाइम पे मेरी थोड़ी सी किस्मत भी ऐसी थी कि वो उस टाइम पे वो नया कोई एक सेगमेंट ला रहे थे और एक नई प्रॉपर्टी ला रहे थे, ऑलमोस्ट मंडे करके। अभी भी चल रही है, अभी कुछ 7-8 एपिसोड आ गए हो गए उसके। मैंने तो उसके 2-3 देखा तो उसके बाद नहीं देखा। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया इंस्टा पे, थगेश भाई ने, बोले अरे भाई आई सीन योर कंटेंट। तो वो जो मैंने इसके पहले जो करके रखा था, जो मिर्ची में जो नहीं चला, जिस पे कोई व्यूज़ नहीं आते थे, तो वो उन्होंने वो टैलेंट उन्होंने वो समझ लिया कि हाँ ये बंदा एंटरटेनिंग है, ही इज़ टैलेंटेड एंड इसको बुला के ना अपन कुछ कर सकते हैं बढ़िया। तो मैं मतलब वो भूखे को खाना दे दो वैसी वाली बात है। तो उन्होंने बोला कि भाई देखो आप ट्यूसडे को फ्री हो क्या? मैं बोला बिल्कुल फ्री हूँ, आप बोलो मैं आ जाता हूँ। तो उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा कर लेंगे, ऐसा ऐसा कर लेंगे। और सडनली जब मैं पहुँचा तो बात चल गई प्रैंक की। मैंने एक प्रैंक किया था
जब मैं मिर्ची में था, एक नवाजुद्दीन वाला प्रैंक है। अच्छा। हाँ। आपने उनकी आवाज में किसी को तो कॉल एक किया था? नवाजुद्दीन वाला प्रैंक है जिसमें बहुत से लोगों को पता नहीं होगा। तो उसमें मैंने साहिल बन के बात की है। एक्चुअली ये काट देना। ठीक। ये काट देना, ये मत बताना, नहीं तो साला मिर्ची वाले मेरे पीछे पड़ जाएंगे। तो एक्चुअली उसमें उसमें मैंने नवाजुद्दीन से बात की है। और उसमें जो आपने सुन देखा होगा कि उसमें पहले एक बंदा है जो मिमिक्री कर रहा है, फिर नवाजुद्दीन अपनी मिमिक्री कर रहे हैं, फिर देखा अभी भी ओवर एक्टिंग कर रहा है ऐसा वाला, तो वो दैट इज़ मी। ओके। तो वो वाला मैंने वहाँ से, तो उनको मैं ऐसे ही अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर कर, बोले हाँ करते हैं, रवि गुप्ता वाला प्रैंक करते हैं, रवि गुप्ता के साथ प्रैंक करते हैं जिसमें आप पंकज त्रिपाठी बन के करेंगे। मैं बोला डन है। यस, मैंने देखा है वो वीडियो। वो ऑन स्पॉट हुआ है, कुछ नहीं सोचा था, कोई स्क्रिप्ट नहीं थी। वो शायद अगर वो प्रैंक, मतलब कुछ चीज़ ऐसी होती है जो इंस्टेंट वाला, जो ऐसे आपके दिमाग में कुछ चीज़ें आती है वही चलती है, क्योंकि वो अनप्लैंड होती है। तो मैंने वो जब किया तो रवि गुप्ता को, उन्होंने भाई ने फ़ोन लगा दिया और रवि गुप्ता ने तुरंत हाँ भाई फ़ोन भी उठा लिया। और वहाँ पे मेरे को, अब मैं बोल रहा हूँ यार इतना बड़ा आदमी है, मैं तो तब पहली बार बात करूँ, मैं बोला कैसे बात करूँ, क्या करूँ। तो मैंने बोला हेलो, शुक्रिया शुक्रिया, कैसे हैं आप? बढ़िया। ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि कोई मिमिक्री कर रहा है। हो गया मेरा। लेकिन फिर देखिए, बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी। वहां से उसके बाद मैंने स्विच किया समय रैना पे। तो जब मैंने समय रैना किया तो उनको बहुत ही अच्छा लग गया। एंड थगेश भी बोल रहे थे कि यार तेरा समय बहुत अच्छा निकल रहा है। समय भाई की मिमिक्री मैंने लेटेंट के टाइम पे की थी। मैंने भी जब चीज़ें फिगर आउट, मैं बोल रहा यार ये नहीं चल रहा, वो नहीं कभी चल रहा। सोचा था लेटेंट पे जाऊं? हाँ ऑफ कोर्स, यही तो इसीलिए तो सीखा था मैंने मिमिक्री। मैंने बोला यार, मैंने वो नमन नमन अरोड़ा का जब मैंने वीडियो देखा, मैं बोला यार ये मेरे लिए ही बना है, ये लेटेंट जो है ये मेरे लिए बना है। मेरे को पता है मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को ऐसे ही चाहिए। अब मैं बोला लेकिन मैं कुछ नया करूँगा, मिमिक्री क्या करूँगा, सिर्फ वही सलमान शाहरुख आमिर यही वही करूँगा, कॉमेडी ज्यादा। हो जाएगा, ये तो सब करते हैं, नया क्या है। तो मैंने बोला समय की करते हैं। मैंने 3 दिन सिर्फ समय के पॉडकास्ट देखे, 3 दिन कंटिन्यू, रात दिन, हाउ ही थिंक्स। वो अब जोक आने वाला है, वो जोक मारने के पहले क्या सोच रहा है, मैंने इस पे काम किया है। लैंडिंग। देखो अब ये जोक इन्होंने मारा, लेकिन मैं देखा जब ऐसा, जब उनका एक्सप्रेशन होता है तो मेरे को समझ में आ रहा है ये बंदा अभी जोक मारने के बारे में सोच रहा है, ही इज थिंकिंग लाइक अब क्या मारूं, अब क्या मारूं, अब क्या मारूं। ये मैंने पकड़ा। तो मैंने जब सोचना चालू किया तो वो जो मैंने जो समय समय की जो बात जो बोली है, उसमें समय भाई एग्जैक्ट उनका थॉट प्रोसेस ही वैसा है, उसमें मैंने वो भी डिलीवर किया है। वो इट्स नॉट सिर्फ मिमिक्री। जैसे वो एक बियर बाइसेप वाला जो मैंने, हाँ पूछ माँ कसम, अगर मैं असली का समय रहना होता तो 2-4 गाली तो तेरे मुंह पे फेंक के मारता मेरे भाई। वो जो एक पॉजेज हैं, अब जैसे रवि गुप्ता, उनकी भी मैंने किया, लेकिन रवि गुप्ता की उनकी आवाज़, और पंकज त्रिपाठी जी का हाँ, थोड़ा सिमिलर लगता है। उनका जो, अब देखो दोनों एक ही सिमिलर रीजन से आते हैं। तो जो नॉर्थ इंडियंस जो होते हैं, जैसे मेरी भी आवाज़ थोड़ी सी नेजल है। तो मैंने ऐसा महसूस किया कि जितने भी नॉर्थ इंडियंस होते हैं उनकी आवाज़ थोड़ी सी नेजल निकलती, देखिए बहुत अच्छा है। और ये टोन जो आता है, और वही रवि गुप्ता भाई की भी, उनकी भी थोड़ी सी सिमिलर है, नॉट एज मतलब, लेकिन उनका जो, मैं अंदर से बहुत गदगद था, लेकिन जब तुम्हारे शो पर आ गया तो सारा मूड मेरा खराब हो गया। ये मैंने पॉजेज से कर, जितनी मिमिक्री आपको उनकी आवाज़ निकालने, उनके पॉजेज पे ज़्यादा फनी आती है। ये मैंने उनके पॉडकास्ट देखे। पैसे और मॉरल्स मेरे दोनों अपनी जगह है। मैं कभी भी अपने शो पर गालियाँ नहीं देता, पैसे कम मिलते हैं यूट्यूब से। मैंने बहुत खाई हैं गालियों की बात भी मैं किससे करूँ। ये नुआंसेस जो है वो बहुत बारीक वाले होते हैं। बहुत आप जब ऑब्जर्व करते हो तो ही बहुत वो करते करते इतनी मेहनत जब कर लो ना, तब आपको मिमिक्री कैसे करते ये भी आ जाता है। तो जैसे अभी आपने मिमिक्री की, बट वो पहुंचा, वो ब्लो आउट कैसे हुआ जो समय का हुआ था? और आपकी मैंने कुछ स्टोरीज भी देखी थी, आप मिले भी थे, तो वो पूरा एक्सपीरियंस बताइए।
मैं थगेश भाई के यहाँ पहुँचा, मैंने वो ऑलमोस्ट मंडे किया, उससे मुझे कुछ 1200-1300 फॉलोअर्स तब आ गए थे। वो वीडियो देख कर मुझे मैसेज आ गए। अब क्या हो गया, मेरे को लगा कि ये तो बढ़िया होना चाहिए था लेकिन उतना नहीं हुआ। अब मैंने लेकिन कंसेप्ट देख लिया, मैंने देखा कि कैसे शो बनाते हैं थगेश भाई के। जब मैं स्टूडियो में गया तो मैंने वहाँ से क्या सीखा, मैंने देखा कि लोग कैसे, ये इंसान कैसे कितनी मेहनत करता है और कैसे वीडियोस बनाता है, हाउ ही थिंक्स। उनकी पूरी राइटिंग टीम है, एक एक जो पंचेस वो डालते हैं अपने जो शोज़ में, वो सारे उन्होंने लिखे हुए होते हैं, उस पर काम हुआ होता है। ऐसे नहीं कि मन में आया कोई भी न्यूज़ उठाए और डाल दिए। वो उसके पीछे, पीछे की मेहनत है। तो मैंने देखा अच्छा ये लोग ऐसे काम करते हैं। और मैं फिर मैंने बोला कि ठीक है, मैं भी ऐसे बनाता हूँ। तो मेरे दिमाग में आया कि मैं एक पॉडकास्ट टाइप कुछ करता हूँ जिस पे और एक फ़ायदा ये हो गया था कि लोग ना मैं जब इतने पूरे शो में वो जितनी इतनी सारी मिमिक्री किया, लोगों को समय में रहना बहुत पसंद आ रहा है। मैंने एक चीज़ नोटिस कर ली, सब लोग कमेंट कर रहे हैं समय रैना वाज ऑन पॉइंट, समय रैना वाज ऑन पॉइंट। तो मैंने बोला क्या कर सकता हूँ मैं समय के साथ। तो मैंने सोचा समय रैना के साथ एक ही बंदा है जो सबसे ज़्यादा जो लोग को हिट कर सकता है। लोग क्या सुनना चाहते हैं, लोग सुनना चाहते हैं बियर बाइसेप को, बियर बाइसेप और समय रैना का पॉडकास्ट। और उसमें कन्वर्सेशन ऐसी हो कि साला कोई सुने तो उसको मज़ा ही आ जाए। उस पे मेहनत किया, 3 दिन लगाया पूरा वो, मतलब 3 दिन उसमें इतना वो जोक्स जब मिले, मतलब और बियर बाइसेप्स वाला क्रेजी क्रेजी मेरे भाई। और रणवीर भाई कैसी कट रही है, काटना तो आपको चाहिए था ब्रो। फिर क्या था, ऐसा कुछ समथिंग मैंने बनाया, मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है अभी। काटना तो माँ कसम, अगर मैं असली का समय रहना होता तो 2-4 गाली तो तेरे मुंह पे फेंक के मारता। वो हिट कर गया। सॉरी समय, कॉमेडी इज नॉट माई फोर्टे। देखा मेरे भाई, हम अपने शो पे अपने सिर्फ चाटनी नहीं होती। वो जब मैंने डाला तो वो हिट हुआ। अगले दिन मैं जब उठ रहा हूँ तो उस पर व्यूज़ आने लग गए, लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। वो कुछ 40,000 लाइक्स आ गए थे। मैं बोला भाई ये तो निकल गया। अब उस टाइम पे मैं सोच रहा हूँ कि यार अब यही टाइम है, इस पे मारना है चौका। मैंने लोगों की कमेंट्स नहीं, मैंने अगले दिन ही रवि गुप्ता बनाना स्टार्ट किया। मैंने बोला अभी यही टाइम है, और क्या डाल सकता हूँ, और क्या डाल सकता हूँ। मैं बोला रवि गुप्ता, नेक्स्ट इज रवि गुप्ता। रवि गुप्ता की जब वो रील आई तब तक वो इतना मैच्योर हो गया था, वो उस पर कुछ हो गए थे 100 के लाइक्स हो गए थे। तब बलराज भाई ने कमेंट कर दिया था मेरी रील पे 50-40 हज़ार लाइक पे। अगले दिन सुबह उठ रहा हूँ तो बलराज भाई का पूरा लाफिंग इमोजीज आ रहे हैं। तो मैंने स्टोरी लगाई, मैं बोला बलराज भाई ये रील समय भाई को ज़रूर दिखाना। तो मैं जब उनसे मिला, जब मैं समय भाई की जब मैं पार्टी में था, तो मैं जब मिला तो मैं बलराज भाई को बोल रहा हूँ अरे थैंक यू सो मच, आपने ही मेरे को समय। तो उन्होंने आपको बुलाया था, क्योंकि टिकट तो जब भी जाती हूँ सोल्ड आउट ही हो जाता है। हाँ, मेरे को सडनली मैसेज आता है, सब लोग बोल रहे हैं भाई एक बार समय रीशेयर कर देना वो तो तेरा काम बन जाएगा। और मेरे फॉलोअर्स तब बढ़ने लग गए थे। 3,000 पे था मैं, एक दिन के अंदर मेरे 1,000 फॉलोअर्स ऐसे बढ़े वो रील से। मैं बोला सबसे 4,000 हो गए, फिर 4,000 से फिर 44 हो गए। तब उतने देर में मेरे को समय भाई का सीधा वॉइस नोट आता है। तो उन्होंने मेरे को बोला भाई मेरे को बहुत बढ़िया लगा तेरा वीडियो, बहुत फनी लगा भाई मेरे को तेरा वीडियो। मैंने डाला ही था छोटा सा। तो फिर बट उन्होंने बोला कि ड्यू टू सम रीजंस मैं वो शेयर नहीं कर सकता। मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं। मैं बोला अब ऐसा वीडियो बनाऊंगा जिसमें तुम शेयर ही करने पे मजबूर हो जाओगे। मैंने और 2 दिन लगाए उसके जस्ट मैंने 31 तारीख को डाला है, उसके बाद सीधा मैंने 2 तारीख को मैंने डाला है। मतलब 2 दिन, मतलब इसकी रीच कम हुई नहीं कि उस मैंने डाल दिया। और वो मैंने सीधा समय भाई को जैसे ही मैंने भेजा, मैंने सीधा मतलब डाला वो वीडियो, मैंने डायरेक्ट समय भाई को मैसेज किया। मैं बोला भाई अगर आपको ये अच्छा लगेगा तो शेयर करना, ऐसा मैंने डाला। उन्होंने तुरंत सीन कर लिया। फिर सीन किया, मेरे को लगा अरे लगता है भाई को पसंद नहीं आया। उन्होंने वेट किया कि मेरे ऐसा ना का धीरज देखा। हाँ, नहीं वो चाहते थे कि ये रील पहले खुद फटे, ऐसा ना हो कि मैंने इसकी शेयर कर दी इसलिए इसकी रील वायरल हुई है। उन्होंने पहले वेट किया।
जब उस पे कुछ 2 लाख व्यूज आ गए, कुछ 10K, 1-2 घंटे के अंदर उसमें जब 10K व्यूज आ गए, 10K लाइक्स आ गए, तब उन्होंने देखा कि हाँ ये रील पोटेंशियल है। और लोगों के जब कमेंट्स पढ़े, भाई रवि गुप्ता इज इनसेन, तू AI है क्या, ये जब पॉजिटिव कमेंट्स जब आ रहे हैं, तब भाई ने रीशेयर किया। और जब उन्होंने रीशेयर किया तो उसके जस्ट 3 मिनट बाद रवि गुप्ता भाई ने भी रीशेयर कर दिया। दोनों के जो बेस्ट इंडिया के टॉप इन्फ्लुएंसर्स है भाई वो इस टाइम पे, मतलब इस टाइम पे जो भी टॉप कॉमेडियंस की बात, पहले तो एक जाकिर खान है, समय रैना, उसके बाद इस टाइम पे रवि गुप्ता है, मतलब मैं मेरे हिसाब से। तो उन दो, मतलब दो अगर टॉप के कॉमेडियंस, अगर उनकी स्टोरी पे कौन दिख रहा है, मैं भाई, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। मेरे एक रातों रात मेरे 4400 से सीधा अगले दिन उठ रहा हूं तो 12,000 सीधा, दन 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 फॉलोअर्स, लोग पागल हो रहे हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टोरी लगाई, लोग कमेंट्स कर रहे हैं। तो मेरे को समझ में आया भाई हार्ड वर्क पेज ऑफ। और लोग, मतलब लोग मेरे को बोल रहे भाई यू आर इनसेन। और पूरे जितने भी ब्लू टिक वाले, चांदनी मिमिक का मेरे को मैसेज आया, अंकुर अग्रवाल हैं, बहुत बढ़िया एक्टर हैं यार, उनका पर्सनल मैसेज आया, निनाद कामत जी मुझे फॉलो कभी जस्ट किए हैं, विकल्प मेहता हो गए, यशराज मुखाटे हो गए, तो हैबिटेट बलराज भाई, समय रैना का मैं कमेंट है, अबे यार उस पे कुछ 1 लाख लाइक्स हो चुके हैं अभी। रवि गुप्ता भाई ने तो 2 बार कमेंट किया रात को 1 बजे सोते वक्त, बोले कैसे क्या डालने और एक नीचे बोले बार बार देखने से भी मन नहीं भरता ना वो बहुत मेरे को मजा आया था। तो वो तो एक, मतलब ये ऐसी चीजें हैं जो लाइफ टाइम में एक ही, मतलब कुछ कुछ चीजें जो हमेशा लाइफ टाइम में जो याद रहती हैं। करेक्ट। कि ये वो मोमेंट्स हैं ये। और जब मेरे फिर जब समय भाई का जब मैसेज, मैं बोला भाई साहब मैं तो लग रहा था भाई, मैं तो मतलब टॉप ऑफ द वर्ल्ड, टॉप ऑफ द वर्ल्ड उस टाइम पे। तो मतलब ऐसा था, मैं बात, मतलब चैटिंग हो रही है, समय भाई के साथ चैटिंग हो रही है, ऐसा 3 डॉट दिख रहे हैं, ऐसा मैं बोल रहा भाई ये क्या हो रहा है। बोले शो पे जरूर आना। अब मैं बोला यार शो पे कैसे हो, देखा तो पूरा सोल्ड आउट हो गया है वो, मुंबई का एक तो। हाँ वो तो वही मुंबई होता है। में डोम, तो मतलब सबसे बड़ा इवेंट तो मुंबई का ही था, तो वो सोल्ड आउट हो गया। मैंने मैसेज किया 5 मिनट बाद, मैं बोला, अब मेरे को लगा भी ये देखेंगे कि नहीं देखेंगे, लेकिन तुरंत उन्होंने बोले, मैं बोला भाई आपका शो तो सोल्ड आउट हो गया, ऐसे रोने वाला इमोजी वो एक आंसू वाला। तो मैं बोला हाउ मेनी पासेस यू वांट, मैं बोला कितने बोलूं, 1 बोलूं 2 बोलूं 5 पासेस। बोले भाई बोले भाई डन। अब मैं हो गया, अब मैंने इसको ना एक अपॉर्चुनिटी जैसा लिया। मैं बोला ऐसा नहीं लगना चाहिए, 1 महीना है मेरे पास, 1 महीने तक मेरे को इतना बड़ा बन जाना है कि लगे कि भाई ये कोई एज अ फैन नहीं है, ये भी एक आर्टिस्ट है। ऐसा ना हो कि ये मतलब सिर्फ समय भाई ने प्रमोट कर दिया तो करके ये आगे आया है। तो मैंने वो चीज़ को समझा, मैंने बोला, फिर मैंने पुनीत सुपरस्टार डाला, फिर दीपक कलाल डाला, फिर मैंने आमिर खान डाला। पुनीत सुपरस्टार भी अच्छा था वो मैंने 1 दिन के अंदर वो आवाज़ की है, क्योंकि कुछ यूनिक होता है तो पकड़ लेते हैं। फिर दीपक कलाल का भी डाला था, तो उसमें स्क्रिप्टिंग में बहुत मेहनत किया हूँ उसमें। फिर जाकिर खान वाला थोड़ा सा मेरी रेंज में थोड़ा अपोजिट था, तो वो उतना नहीं डिलीवर कर पाया। बट वो भी मैंने एक चीज़ उससे सीखी कि हाउ टू टेक द क्रिटिसिज्म। जब लोगों के नेगेटिव, अभी 4-5 रील से तो तारीफें सुन रहा था, जब कुछ चीज़ अच्छी थी उतनी अच्छी नहीं थी, ये मैं समझ, लेवल सेट कर दिया। हाँ एक लेवल, अब लोगों को आदत हो गई, अरे भाई मतलब आरजे धीरज तो बहुत ही अच्छी मिमिक्री कर लेते। तो ऐसा जरूरी नहीं, किसी कैरेक्टर की, जाकिर भाई की थोड़ी सी पतली आवाज़ है, वो मेरी आवाज़ थोड़ी सी ये है, तो उनकी थोड़ी सी पतली आवाज़, तो वो डिलीवर नहीं हो पाई। लेकिन मैंने एक चीज़ उससे ये सीखी, जब लोग नेगेटिव कमेंट्स करते हैं तो आपको कैसे हैंडल करना है। मैं अब उसका पूरा इग्नोर, मेरे को मैसेज कर रहे हैं अरे डिलीट कर दो वीडियो, मैं बोला डिलीट कर दूंगा तो फिर इसमें तो मेरे को अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है। पिक्चर भी तो फ्लॉप होती है, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो डायरेक्टर खराब है, एक्टर खराब है। कभी कभी आपके हर चीज़, हर बॉल पे तो छक्के नहीं लगते, कभी कभी आप डॉट बॉल भी जाती, कभी कभी आउट भी होते हो। तो ऐसा नहीं है कि अब आउट हो गए तो अब क्रिकेट खेलना ही छोड़ दो या फिर डिलीट ही कर दो। तो वो चीज़ मैंने सीखी।
मैंने देखा कि फिर मैंने क्रिटिक मतलब अब उनको एकदम से इग्नोर कर दूंगा तो ये भी लगेगा कि अरे भाई क्या हो, ये तो देखा इसको सिर्फ तारीफ सुनना आता है, तो वो भी सीखा। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे और जब डाला तब मेरा एक पोर्टफोलियो बन गया एक तरह से कि भाई ये बंदा इतने सारे लोगों की कर सकता है। तो जब मैं फिर मैंने वो एक कार वाला बनाया, गाना तो आता नहीं है मगर ओ वाह, वो भी बहुत अच्छा था। वो वाला वीडियो बहुत ही मतलब वो मेरे को एकदम से ऐसे एक यार मैंने कैब की है उसके लिए, मेरे पास थोड़ी ना कार थी। मैं जहाँ रहता हूँ मेरे पीजी के बंदों को उठाया मैंने बोला चलो मेरे साथ एक वीडियो बनाते, घूम के आते हैं, खाना खाए रात के 10 बजे। मुंबई में ट्रैफिक इतना रहता है, रात के 11 बजे कैब किया हूँ। कैब वाले को पूछ रहा हूँ भाई आपके डीवीडी प्लेयर मतलब बढ़िया चल रहा है क्या, आपका ब्लूटूथ है क्या, आपके स्पीकर है क्या, म्यूजिक बजा सकते हैं क्या। 5-6 कैब्स किया, वो वैगनार कोई, मैं बोला इसकी सबसे महंगी वाली करता हूँ, मतलब कुछ 5 हाँ मतलब वो सुजुकी अर्टिगा थी वो। हाँ। मैं बोला भैया आपके पास एक मतलब उनको ये नहीं पता वीडियो बना रहा। मैं बोला भैया, बोले सर आपका पिकअप भी वही है ड्रॉप भी वही है, मेरे को समझ में नहीं है। मैं बोला बस एक राउंड मार के आना एक राउंड मार के आना लंबा सा। मैं बोला आपके गाड़ी में स्पीकर है क्या। मैं बोला हाँ। बोले अरे सर, बोले JBL के स्पीकर है, आप आओ तो। मैं बोला बस हो गया, अब इसके चाहे 500 रुपये लगे चाहे कितने भी लगे मैं तो इसको दूंगा। तो मैंने वो समय भाई की शर्ट पहना, दोनों बंदों को ट्रेन किया। मैं बोला देखो कहाँ, बोला हाँ आएगा। वो पीछे वो बंदे ना, हाँ आएगा। उनको मैंने वो सिखाया है। मैं बोला यहाँ पे बोलना आएगा। वो वीडियो कम से मैंने 22 टेक लिए हैं उसके, 22 टेक। और वो पूरा मरोल से घुमा के पूरा शेरे पंजाब तक पहुंचते 22 टेक मैंने लिए हूँ। गाना तो आता नहीं। और ये कुछ आखिरी ये जो मैंने वो डाला था 17वां टेक था समथिंग, वो आ गया था। मतलब कुछ ना कुछ छूट जा रहा था। उसमें एक गाली भी थी, वो गाली दे रहा था, वो पड़ा और वो निकला एकदम। और फिर जिस दिन मैं मिलने वाला था समय भाई से, जिस दिन उनका शो था, उसी दिन उन्होंने ये किया है, वो शेयर किया, वो भी एक और बार। बोलो ना कितना घिसेगा मुझे समथिंग, वो जब आपको मिले तो बोला पूरा निचोड़े जा रहा है। बट मैंने तो भाई समय भाई को बहुत निचोड़ा, अभी बहुत बचा भी है, अभी रिबेल किड का बचा है। रिबेल किड भी किया आपने? नहीं करूंगा अभी, मतलब ये अभी सारे मेरे फेवरेट्स पकड़ रहे हो आप। और उसके बाद महीप जी भी हैं। अच्छा अब औरी को भी मिले, कभी सोचो औरी का और ये तो भाई कहाँ से आ गया मेरे को समझा ही नहीं भाई। मैं उनसे बोला हाउ डिड यू, मैं उनके साथ पहले समय भाई ऐसे जा रहे हैं मेरे सामने से, उनका फ़ोन मैं दूर से देखा और ही लिखा था उसमें। मैं बोला हाँ ये बड़े आदमी है, चैट वैट चल रही होगी भाई। वो सबको जा के बोला, मैं बोला क्या हो गया, तो बोले भाई और ही आ रहा है। मैं बोला अरे वाह, आज तो एक और लड्डू फूटा। मन में एक ही लड्डू था, अभी एक और लड्डू फूट रहा है। मैं बोला आने दो। फिर मैं बोला समय भाई मिलाओ ना मुझे भी। तो समय भाई मिला रहे हैं औरी से। बोले अच्छा तेरे को मिलाऊं, और मैं बोला मिलाओ ना प्लीज। तो बोले हाय दिस इज धीरज, ही मिमिक्स मी। तो और ही बोलते हैं कि ओके सो मिमिक मी। मैंने उसी टाइम पे मैं समय भाई के ऐसे छाती में ऐसे करके, जो भाई का पोज है वैसे करके हाय समय मैंने ऐसे किया। सो उनको मजा आ गया। बट और ही वो उनकी इमेज, लोग भले कुछ भी बोले बट एज अ पर्सन ही इज़ वेरी स्मार्ट। मतलब मेरे को वो बंदा बहुत समझदार, मार्केटिंग जीनियस। अरे इज वेरी स्मार्ट। और ऐसा नहीं है कि उनको अपने जोक समझते नहीं है भाई। मैं अपने मतलब एक बहुत ही सिमिलर, मैं बोल रहा था हाँ साले हम दोनों का वीडियो बना, और मेरा वो एक जो एक मैंने स्टोरी भी डाली थी। तो मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था, तो वो मेरे और मेरे दोस्त ही समझ सकता था, वो ऐसी बात थी। बट और ही ने वो जोक समझा और इन्हें हंस दिया वो जोक पे। तो मेरे को समझा कि भाई इसको समझा वो मैं क्या बोल रहा था। अबे साले अपना मेरा बनाना वीडियो अपना ही बना, घुस रहा है बीच में। तो वो और इन्हें हंस दिया, तो मेरे को समझा भाई इज वेरी स्मार्ट। फिर मैंने ऐसे ही पूछा उनसे कि हाउ डिड यू केम हियर। सो बोले आई लिव इन लाइक 5 minutes अवे।
मैं बोला भाई साहब तो वो अलग ही हो गया नहीं, मतलब बहुत स्वीट बंदे हैं, मतलब बहुत मजा आया उनके साथ मिलके। मैंने फिर डांस वीडियो भी किया। हाँ देखा फिर मैंने। समय समय भाई खुद खुश हो रहे, समय भाई सरप्राइज हो रहे कि साला इसको मैंने, ये अभी अभी मेरा ही मेहमान था और ये मेरे मेहमानों के साथ भी डांस कर रहा है, तो मेरे को बहुत मजा आया उसमें। फिर आपने बोला नहीं समय समय की बात है मेरे भाई? अरे अगले दिन मेरे को जब मैंने रील डाला तो उन्होंने मेरे को मैसेज किया व्हाट्सएप पे, समय मैंने, अरे फ्रेंड तूने निचोड़ा है भाई, वो तूने निचोड़ा है भाई उस इवेंट को मेरे से भी ज्यादा, वेरी प्राउड ऑफ यू भाई, वेरी प्राउड ऑफ यू। मैं बोला थैंक यू सो वो मच अच्छे से गाली देके प्यार करते हैं ना। वो उनका स्टाइल है, बट वो उसके गाली के वजह से ही तो इस समय बीइंग समय, वो ऐसा नहीं है कि वो फालतू गाली है, उस गाली के पीछे भी एक एक इमोशन है। ये वैन समझ रहे हो? कटेगा ना ये? हाँ समझ सकती हूँ मैं। लेकिन ये डालने लायक है। मैंने उसको सबटाइटल मतलब ऐसा मुंह में थूक भर के बोला है बट ये अच्छा लगा मेरे को, इसको प्लीज डाल देना। बट इतना सही लगता है ना जब भी लोग आपको आपकी जो चीजें करते हैं उसके लिए पहचानते हैं, आपको उस इंसान से जब ग्रेटिफिकेशन मिलता है तो बहुत बहुत अच्छा लगता है। और मैंने देखा कि मैं सिर्फ समय भाई से थोड़ी मिला उस पार्टी में, मैं सिर्फ वो पार्टी इंजॉय करने नहीं गया था, वो पार्टी को मैं भी मैंने एज एक जरिया भी था, अपॉर्चुनिटी of भी course। देखा मैंने कि हाउ ये लोग उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां मैं अभी पहुंचूंगा या पहुंचने वाला हूं या शायद रास्ते में हूं। ये लोग वहाँ ऑलरेडी वहाँ पहुँच गए हैं और एक अच्छा खासा मुकाम, तन्मय भट्ट भाई वहाँ बैठे हैं, बलराज भाई वहाँ पे बैठे हैं, कुल्लू भाई वहाँ बैठे हैं, मिथिलेश हैं, मिथपैट जो हैं, तो ये बड़े बड़े से अब आज के डेट में इंटरनेट पे अपने अपना पे Sensation है। एक ब्रांड वैल्यू बना चुके हैं। तो मैं ये देख रहा हूँ कि हाउ दे, इनका थॉट प्रोसेस, ये यहाँ पे कैसे पहुंचे हैं और ये इतना पहुंचने के बाद इसको कैसे मैनेज करते हैं। ऐसा नहीं कि हर बंदे के अपने अपना ईगो है भाई, बट ये सभी जब ईगो वाले मतलब सभी जब एक जिनको भाव मिलने की आदत हो जाती है तो ये लोग कैसे रहते हैं। तो मैंने वो भी चीज़ें ऑब्जर्व की और ये मैं अपने लिए इनसे सब सीख के मैं भी एक दिन अप्लाई करूँगा तो आएगा होपफुली। अब आगे हम आरजे धीरज को कहाँ कहाँ देख सकते हैं? आगे तो अभी वो लोग मिलते जाएंगे, रास्ते बनते जाएंगे, कारवां चलता जाएगा बट मैं ऐसा नहीं है कि अभी जो बना लिया तो बना लिया, अभी मैं एक तरह से इनडायरेक्टली मैं जर्नी दिखाना चाहता हूँ। मेरे को ये नहीं, मेरे को सक्सेसफुल बनूँ चाहे ना बनूँ वो मेरे हाथ में नहीं है। बट मैंने जब एक बार जब मैं जॉब मैं छोड़ चुका था तो मेरे जो बॉस थे उन्होंने बोला था कि देख मेरे को तो पहले से ही डाउट था, जब आप नहीं कर पाते हो ना तब हर कोई ऐसा ही बोलता है। क्योंकि मैं रेडियो में काम करता था। अब रेडियो की एक रेपुटेशन बहुत अच्छी है, रेडियो से सीखने के लिए बहुत अच्छा है। जितना कैलिबर चाहिए आज से 15 साल पहले जितनी मेहनत करनी पड़ती थी, जितना पोटेंशियल चाहिए आज भी उतना ही चाहिए रेडियो पे, क्योंकि एक फर्म आपको तभी पैसे देगी जब आप उसके लायक होंगे। करेक्ट। तो लेकिन आजकल रेडियो में ऑडियंस कम हो गई है। आप इट्स लाइक दीवार पे सर मारने जैसा है। आप मेहनत तो बहुत कर रहे हो लेकिन उतना आउटपुट नहीं मिल रहा है, समझ रहे हैं आप? तो वो मैंने एक चीज़ देखी कि यार मैं इतना बढ़िया कंटेंट बना लूँ लेकिन उस कंटेंट को जब वो सुनने वाली नहीं है, ऑडियंस ही 45 साल की औरत अगर मुझे सुन रही है और मेरा जोक है 22 साल वाला, मैं तो यंग हूँ ना, मैं तो अपने थॉट प्रोसेस के हिसाब से ही Gen Z कंटेंट वाला। बनाऊंगा, जेनजी वाला या फिर मिलेनियल तक भी मैं पहुंच पाऊँ। लेकिन वो एकदम 1970s वाला थोड़ी ना मेरे पास ह्यूमर है, वो राजू श्रीवास्तव वाला ह्यूमर मैं कहाँ से लाऊं या फिर क्या एंगेजमेंट लाऊं। तो मैंने एक बार एक शो किया मिर्ची चिलपिल, जिसमें मैंने ऐसी बातें की जो कि आपको फनी लगे या फिर जो कि 20 से 30 साल के जो लोग हैं उनको फनी लगेगा। बट एक ने मुझे कॉल किया, वो मैं बोला आप इफ यू डोंट माइंड कहना है आस्क योर एज, आप कितने साल? बोले मैं तो 46 की हूँ। बोला और आप क्या कर रहे हो रेडियो पे? मैं बोला मैम वो आपके लिए नहीं है, ये मैं मम्मी को थोड़ी बता पाऊंगा कि मैं समय रैना से मिला।
समय रहना कि वही लोग जान पाएंगे ना कि जो उस एज की है। मम्मी को थोड़ी पता है समय रहना का कंटेंट में दिखा भी नहीं सकता। मैं बोलूंगा देखो वही, तो मम्मी को थोड़ी समझेगा। तो वो सेम वैसी वाली बात होगी कि इतना अच्छा मैं कर भी रहा हूँ लेकिन सुनने वाले ही मेरे 46 से, तो वो मैच नहीं हो रहा था। मैं बोल रहा मैं गलत जगह पे हूँ, मेरे को कुछ और करना पड़ेगा, इसलिए मैंने रेडियो छोड़ा। क्योंकि और मेरा टाइम वेस्ट हो रहा था वहाँ। तो मैंने एक बहुत हार्ड डिसीजन लिया कि मैंने वो सोचा कि फिर मम्मी ने बोला कि छोड़ देगा तो ना यहाँ करेगा ना वहाँ करेगा। आज बढ़िया नौकरी है, लोग आज पूछते हैं अच्छा रेडियो में काम करते हो, लेकिन मेरे को पता है ना मैं कहाँ पे हूँ। मैं अपने आप से क्यों झूठ बोलूँ, लोगों को दिखाने के लिए क्या करूँ, इससे और बड़ा बनूंगा। आज मेरे जब फॉलोअर जो बने हैं ना, वो जेन्युइन फॉलोअर्स हैं और वो कमाए हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि किसी ने मेरे को दे दिया है, वो उसकी जर्नी मैंने क्यों कैसे मिले हैं वो मैं जानता हूँ, तो उसका अलग मजा है। और यहाँ तक पहुँचने के बाद अभी समझ में आता है कि और मिलना चाहिए और इससे बेहतर करना चाहिए, इससे और बेहतर। तो वो धीरे धीरे समझ में आता है। तो अभी होपफुली आएगा बहुत जल्दी, और समय भाई के साथ और भी बहुत बढ़िया काम होंगे। एक दिन आएगा जब मैं समय भाई की स्टोरी डालूंगा और वो बोलेंगे भाई क्या बात है। क्या बात है। तो उसी बात पे हम करते एक फन रैपिड फायर। ओके। एक लड़की को इम्प्रेस करना हो तो किसकी आवाज में करोगे? सलमान खान। प्यार से डर नहीं लगता, थप्पड़, क्या ना डायलॉग था यार। थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से तेरे रख लो, वरना थप्पड़ मार के भी दे सकते हैं। समय रहना अगर रेडियो पर ब्रेकअप एडवाइस दे रहे हो तो क्या बोलेंगे? भाई आई डोंट नो भाई, कभी ये मत सोचना कि जो हो रहा है वो हमेशा होता रहेगा। समय सबसे बलवान है, समय सबसे सही है, कोई और दाग लगा के चला जाएगा। इसलिए ध्यान रखना भाई। समय रहना पंकज त्रिपाठी, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, रवि गुप्ता, ये सब में से आप रैंकिंग कीजिए, आपको मज़ा। सबसे ज़्यादा मज़ा तो मुझे समय भाई का आता है, क्योंकि समय भाई का जो ह्यूमर है वो करने में मुझे मज़ा आता है, डिलीवर करने में मज़ा आता है। दूसरा उसके बाद रवि गुप्ता हो गए, उसके बाद फिर सलमान खान है, आमिर खान है, फिर सलमान है, फिर और कौन बता? पंकज त्रिपाठी। 1 मिनट में आप कितनी आवाज़ें निकाल सकते हो? नाम लो जल्दी जल्दी। अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, सुनील शेट्टी, सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, और पंकज त्रिपाठी हो गए, फरहान अख्तर, ऋतिक रोशन। तो ये अब मैं करके दिखाऊं या आप? हाँ, तो 1 मिनट में आप करके दिखाओ। तो एक क्या करेंगे? हाय, क्या मतलब एक कॉमन चीज़ कि आप एक बोलते बोलते वेरिएशन लाओगे। तो अमिताभ बच्चन से, नमस्कार देवी और सज्जन, और मैं आज जो मोहतरमा हैं हर्षिता जी के इस पॉडकास्ट में आए हैं और बहुत ही अद्भुत लग रहा है, धन्यवाद भाई साहब, और कमाल करते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, एंड हर्षिता जी, जो पॉडकास्ट आपने हमारा लिया है, ये हमें डर लगने लगा है कि ये कहीं आप बिग बॉस में ना आ जाएं, तो टीआरपीज़ आपकी हमारी थोड़ी कम हो जाएंगी। और आमिर खान हो गया, अरे क्या यार, अरे इतना लेट आया, पहले तो मुझे बुला लिया फिर खुद लेट आती है, ऐसा कैसे होता है यार, अगली बार टाइम पे आना। बट सही है यार, लड़की टैलेंटेड है, करो, अच्छी बात है। एंड हाय गाइस, दिस इज रणबीर कपूर एंड हर्षिता। अगर मैं शादीशुदा नहीं होता ना तो मेरा दिल पक्का आ जाता तेरे पास। सॉरी आलिया, आई मीन आई एम अ रियल एनिमल। एंड आई मीन कोई और काम भी करते हो कि यही सब करते रहते? मतलब समय की बात है, इनका बस चले तो ये हर जगह पॉडकास्ट की पूरी बैंड बजा देंगे। फाइनली ऐसा एक पहला पॉडकास्ट आएगा जो चलने वाला है इनका। पंकज त्रिपाठी, देखिए बहुत अच्छा है, कभी मिर्ज़ापुर आइए, आपको दिखाएंगे, पॉडकास्ट कराएंगे। मुन्ना बैठाओ मैडम को। वाओ। अगर इंडियाज़ गॉट लेटेंट में आप जाते हो तो आप क्या परफॉर्म करोगे? इंडियाज़ गॉट लेटेंट में अगर मैं जाता हूँ तो मैं इंडियाज़ गॉट लेटेंट में जाके ही बताऊँगा।
अगर अर्नब गोस्वामी और पंकज त्रिपाठी डिबेट करे तो फर्स्ट लाइन क्या होगी? कुछ भी कुछ भी। सबसे ज्यादा डिमांड किसकी मिमिक्री की होती है? सबसे ज्यादा अभी तो फिलहाल समय की होती है, बट बहुत होती थी यार। मेरे को कोई नवाजुद्दीन, एक तो कुछ कोई नवाजुद्दीन बोलता है, कोई अजय देवगन बोलता है, कोई सलमान बोलता है, बट अभी तो फिलहाल समय। कभी किसी ने आपसे अपनी गर्लफ्रेंड को मिमिक्री में प्रपोज करवाया है? नहीं। अभी लास्ट में जाते जाते आरजे धीरज का इंट्रोडक्शन समय रैना की आवाज में देखे, वी विल एंड द शो। So ladies and gentlemen, welcome to our latest guest, the one and only धीरज द्विवेदी। क्या बात है भाई, पूरा निचोड़े जा रहा है भाई तू तो। अभी कोई और भी आएगा कि जिंदगी भर मेरे को ही निचोड़ते रहेगा? वाह, बहुत मजा है बात करके। इतने सारे कैरेक्टर्स, ऐसा लगता है मैंने सबको यहाँ पे बैठ के मैं सबको मिल ली हूँ। थैंक यू so ऑल इन much. वन पैकेज हो आप। Thank you so एंड जाते जाते आप कुछ ऑडियंस को बोलना चाहते हो? मुझे भी जाइए, आरजे धीरज को इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, और क्योंकि इस टाइम पे तो मैं ही बढ़िया कंटेंट बना रहा हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।